ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो है ऑडिट होते हैं, जैसे कि चाहे वो पीएल हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, उन सारे आइटम्स के हम लोग ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब सारे आइटम्स को एक एक करके चेक करते हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक वाउचिंग होता है और एक वेरिफिकेशन होता है। दो कॉन्सेप्ट आपके बुक में दे रखे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वाउचिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय verification. Vouching is basically checking all transaction in company's financial records to make sure they accurate and genuine. दरवाजा बंद करो। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आपके जो भी ट्रांजेक्शन दिए गए हैं वो एक्यूरेट हैं, जेन्युइन हैं। मतलब वाउचिंग का मतलब होता है मैच करना, मिलाना, कि जो एक्सपेंसेस मान लो लिखे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखा है तो एक्चुअली में हुआ है, उसके रिलेटेड जो इनवाइसेस वगैरह हुए हैं वो हम मैच करेंगे उससे। समझ में आया? सबसे पहली चीज इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, दिस इंक्लूड्स कंप्लीटनेस। ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जो आपने रिकॉर्डिंग की, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 20,000 के हों लेकिन आपने रिकॉर्ड 10,000 के किए हों, तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड अवेलेबल हैं या नहीं। चेकिंग इफ ईच ट्रांजेक्शन हैज द राइट डॉक्यूमेंट, जैसे कि रिसिप्ट, इनवाइसेस सपोर्ट में उसके होना चाहिए। आगे क्या है, फ्रॉड चेकिंग। फ्रॉड चेकिंग का मतलब क्या होता है, इंश्योरिंग देयर इज नो फेक और अनएथोराइज ट्रांजेक्शन। किसी प्रकार की फेक रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए, फेक इनवाइस नहीं होनी चाहिए, और कोई भी अनएथोराइज ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अनएथोराइज ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो पहले से डिसाइडेड ही नहीं था कि एथोराइज हो, समझे? सीनियर अथॉरिटी से आपने कंफर्मेशन लिए बिना वो ट्रांजेक्शन कर दिया। कोई मेजर एक्सपेंसेस थे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के 5 करोड़ के आपको करने ऑर्गेनाइजेशन में, आपने किसी से पूछा नहीं, आपने जो ऑर्डर है किसी से लिया नहीं, प्रॉपर अथॉरिटी जो होती है। टाइमिंग एंड रिलेवेंस। अब जिस फाइनेंशियल ईयर का आप जो है अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर की चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कोई जो है मार्च में अकर हुआ हो, उसको आपने मार्च में नहीं लिया, या फिर कोई अप्रैल में अकर हुआ हो और उसको मार्च तक में लेना था लेकिन आपने मार्च तक में इसको नहीं लिया या फिर ले लिया। समझ रहे हो? तो जिस फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन है उसी फाइनेंशियल ईयर में उस ट्रांजेक्शन को आप रखेंगे। समझ रहे हैं? मतलब 1 अप्रैल 2000 जो भी ईयर होगा वहां से लेके 31 मार्च के ट्रांजेक्शन ही उसमें रिकॉर्डेड होने चाहिए। वाउचर्स, इंश्योरिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स आर अवेलेबल टू फॉर रिव्यू। जो भी वाउचर्स वगैरह होंगे उनसे रिलेटेड वो अवेलेबल होंगे आपके रिव्यू के लिए। एथोराइजेशन, चेकिंग इफ ट्रांजेक्शन आर अप्रूव्ड बाय द राइट पीपल। जो राइट पीपल, मान लो डायरेक्टर से कोई ट्रांजेक्शन अप्रूव कराना है, सीईओ से कोई अप्रूव कराना है, सीएफओ से कोई अप्रूव कराना है, कंपनी में किसी भी अथॉरिटी से कोई ट्रांजेक्शन अप्रूव कराना है तो आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। वैल्यू एक्यूरेसी, जो उसमें वैल्यूज लिखी होंगी, जो पैसा लिखा होगा वो करेक्ट अमाउंट में लिखा होना चाहिए। कैलकुलेशन उसका करेक्ट होना चाहिए, उसमें जो कैलकुलेशन का मेथड लग रहा है वो करेक्ट होना चाहिए। रिलेवेंस, मेकिंग श्योर ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंपॉर्टेंट एंड कंपनीज ऑपरेशन। मतलब कंपनी के ऑपरेशन के होने चाहिए, कंपनी से रिलेटेड होने चाहिए और सारे ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 1-2 रुपए के ट्रांजेक्शन उसमें नहीं डालोगे। करेक्ट अकाउंटिंग, वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड करेक्टली अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड होने चाहिए और वेरीफाइड होने चाहिए, जो भी अकाउंटिंग रूल्स हो रहे हैं। ओवरऑल वाउचिंग हेल्प्स ऑडिटर फाइंड मिस्टेक, स्पॉट पोटेंशियल फ्रॉडेड एंड मेक श्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये सारी चीजें अगर 9 पॉइंट आप चेक करते हैं तो कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होता है, एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, वो चेक हो जाता है कि वो अप्रूव था, नहीं अप्रूव था, सही था या गलत था, फ्रॉड उसमें हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सारे पैरामीटर यहाँ पे चेक किए गए हैं। क्लियर? एक बार पढ़ लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी पढ़ना, आज ये चैप्टर कंप्लीट भी कराने का सोच रहे हैं। आज अभी अपने लोगों के पास समय है, थोड़ी लंबी क्लास चलाते हैं। ठीक? कुर्सी की पेटी थाम बांध लीजिए, थाम नहीं लीजिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए।
कहाँ पे? अरे सर ये ऊपर वाउचिंग के लिए। अच्छा, क्या लिखा था? हमें भी नहीं याद। एडवर्स इनवर्स नहीं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं बताया था, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखा है ये। वो तो टाइमिंग एंड रिलेवेंस में बताया था। हाँ तो लिख यहाँ दिया था। और इनसे, क्या? इनसे इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ बताया होगा, उसी समय ध्यान से सुना करो, समझे? बाद में एग्जाम्पल्स हमें भी याद नहीं रहते हमने क्या दिया। घर से सोच के नहीं आते कि ये एग्जाम्पल देना है, ये ऑन स्पॉट बनते हैं, समझे? ऐसा थोड़ा ना तुम लोगों को पढ़ाने के लिए रात भर हम पढ़ के आए हैं, याद करके आए हैं, तब पढ़ा रहे हैं। ऐसा होने लगे तो पूरी रात हम पढ़ें, क्योंकि इतने सारे बैचेस होते हैं, फिर पूरा दिन पढ़ा है क्यों? फिर पूरी रात पढ़े, फिर संडे को सोए। कह दो सर तभी आप संडे को छुट्टी रखते हैं। आप समझ गए? समझ गए ना? नहीं जानना था। Verification. Verification is all about making sure that what written in the company's financial records is accurate and true. मतलब क्या आपके कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में लिखा है और हम वेरीफाई कर रहे हैं, उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि वो सही है कि नहीं सही है। एग्जिस्टिंग, सबसे पहले एग्जिस्टेंस का मतलब चेकिंग इफ द थिंग्स, जैसे एसेट्स या डेब्ट्स हैं, लाइक एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टॉक वगैरह है, आपने बुक्स में तो लिख दिया है, एक्चुअली में है वो, कार वगैरह है एक्चुअली में है वो, ट्रक वगैरह वैन वगैरह ये सब बैलेंस शीट में दिखा रखे हो, एसेट साइड एक्चुअली में कहाँ है वो दिखाओ उनको सामने। ओनरशिप एंड कंट्रोल, अब वो जो थिंग्स हैं, एसेट्स हैं, वो किसके नाम पे है, उन पे ओनरशिप किसका है, बिजनेस पे ओनरशिप किसका है, कंट्रोल किसका है। ओनरशिप एंड कंट्रोल दोनों डिफरेंट होते हैं। ओनरशिप आपका हो सकता है रेंट पे दिए हो, अलग से चलवा रहे हो, तो कंट्रोल भी आपका होना चाहिए, ये भी चेक होता है। समझ में आया? पोजीशन, मेकिंग श्योर द कंपनी फिजिकली हैज दीज थिंग्स एज रिकॉर्डेड इन देयर बुक्स। मशीन आपने लिखी है उसमें, और मशीनरी किसी दूसरी शॉप में लगवा रखे हो, अपने यहां लगवाई नहीं हो, फिजिकली आपके अंडर में वो कंट्रोल में होना चाहिए। चार्जेस, चेकिंग इफ देयर इज अ लीगल क्लेम और डेब्ट्स अगेन दीज थिंग्स। इन चीजों पे, जैसे मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन पे कोई चार्जेस तो नहीं क्रिएट है। चार्ज जानते हो, किसी प्रकार का लोन, बैंक के पास सिक्योरिटी रख के कोई लोन लिया गया हो, इन चीज़ों को, एसेट्स को, कार, ये सारी चीज़ें, ये काम ना किया गया हो। एक्यूरेसी इन बुक कीपिंग, इंश्योरिंग दैट दीज थिंग्स आर लिस्टेड करेक्टली इन द कंपनीज रिकॉर्ड। कंपनी के रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें करेक्टली लिस्टेड हो। करेक्टली लिस्टेड का मतलब जो भी चीज़ें जहाँ पे आनी चाहिए वो वहाँ पे आई हों। वैल्यू चेक, इन सबकी कंफर्म करते हैं कि इनकी सबकी जो प्राइस वगैरह है वो करेक्ट होने चाहिए। जो भी रूल हैं, जैसे एसेट्स वगैरह में डिप्रिसिएशन वगैरह लगता है, एप्रिसिएशन वगैरह लगता है, वो सारे एप्रोप्रिएट वे में चार्ज किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। समझ लो, वैल्यू तभी तो सही होगी। डेटर है, उसमें प्रोविजन कोई बनाया गया तो डेटर प्रोविजन बना के दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, ये सारी चीजें उसमें चेक होती हैं। डिस्क्लोजर, चेकिंग इफ द कंपनी हैज स्टार्टेड ऑल द नेसेसरी इन्फो अबाउट दीज थिंग्स एज रिक्वायर्ड बाई लॉ। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए कंपनी को एज पर लॉ, पीएल की इंफॉर्मेशन हो गई, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हो गई, जर्नल की इंफॉर्मेशन हो गई, लीजर की इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने जो है डिस्क्लोज की है कि नहीं की है, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। अच्छा, जहाँ जहाँ पे सिंपल टर्म्स में लिखा होगा ये हमने खुद लिखा है, तुम्हारी बुक में स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? ये समझ लो एक तरह का कंक्लूजन है जिसको पढ़ के तुमको समझना है। क्लियर? ये हमारा है, समझ लो, पर्सनल नोट्स है, पूरा ही पर्सनल नोट्स, लेकिन ये वाला तुम्हारी बुक में नहीं है, बस ये बता रहे हैं। क्लियर? इतना पढ़ लो, फिर हम लोग आते हैं बैलेंस शीट पे।
पढ़ लिया। अब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं, थोड़ी सी बैलेंस शीट के आइटम्स। पीएनएल है पक्का? अगर हम लोग बात करें तो अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 बनता है तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे ये जा चुका है, ठीक है, पड़ा हुआ है, एज पर शेड्यूल 3 बनता है। तो हम लोगों को जो एज अ ऑडिटर चेक करना होता है वो यही सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेक करोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है? सेल्स आती है माइनस सेल रिटर्न। मतलब अगर हम देखें तो नेट सेल्स आती है यहाँ पे, तो हम लोग चेक करते हैं कि सेल वेदर इट इज कैश या फिर क्रेडिट, कितनी सेल है उसके अमाउंट चेक करते हैं। सेल से रिलेटेड हम इनवाइसेस चेक कर सकते हैं। जब सेल करोगे तो इनवाइसेस काटे होंगे, दिखाओ इनवाइसेस, रैंडम बेसिस पे सेल चेक करेंगे हम, इनवाइसेस चेक करेंगे। सेल रिटर्न आया है, रिटर्न आया होगा तो उससे भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, वो भी दिखाओ। नेट सेल पूरी चेक करेंगे। अदर रेवेन्यू में इंटरेस्ट वगैरह जो होते हैं वो हम चेक करते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह से, डिवेंचर वगैरह से, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये पूरा चैप्टर तो कंपनी में पढ़ोगे जब नोट टू अकाउंट करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन एक समराइज वे में हम रिव्यू दे रहे हैं, ओवरव्यू, जिससे ये ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना आए। परचेज, यहाँ पे भी नेट परचेज आता है। पीयूष थोड़ा सा मन में पढ़ो तुम। नेट परचेज आता है, मतलब जो भी परचेजेज रहती हैं माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज हमने की है कहीं से तो हमको इनवाइस मिला होगा, सामने वाले बंदे ने काटा होगा इनवाइस, तो इनवाइस चेक करेंगे हम कि परचेज एक्चुअल की है, क्योंकि परचेज पे तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है आईटीसी वगैरह वाला कितना सारा लफड़ा होता है। तो ये भी चेक किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा कि एक्यूरेट है या नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री चेक करेंगे, कितना इन्वेंट्री हमारे पास एक्चुअल में इस समय है, ओपनिंग कितना था, लास्ट में क्लोजिंग कितना बचा, बीच में परचेज कितना किया हमने इन्वेंट्री को, समझ रहे हो? ये सारी चीजें चेक होंगी, वेरीफाई होंगी। फाइनेंस कॉस्ट कोई लग रही है वो वेरीफाई होगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस हो गई, वर्कर्स की सैलरी हो गई, समझे, ईपीएफ हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। सारी चीजें वेरीफाई होगी कि कितना क्लेम जो है वर्कर्स ने इस साल लिया है, कितना उनके लिए रिजर्व बना, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। फिर डिप्रिसिएशन, किन किन एसेट्स पे कितना कितना चार्ज किया, कौन सा मेथड लगाए हो, सारी चीजें देखी जाएंगी ऑडिटर के द्वारा। अदर एक्सपेंसेस में जर्नल एक्सपेंसेस ये सब चीजें आ जाती हैं, वो भी चेक होती है, टोटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन वगैरह बन जाता है, आपका आंसर आ जाता है, पीएल खत्म। कितना ईजी है, सीख गए शेड्यूल 3 का पीएल। फिर तो आप कंपनी अकाउंट्स वाला नहीं पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ लिए। क्यों? इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेड्यूल 3 पढ़ चुके हो, पता होगा तुमको। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पार्टनरशिप से, सोल प्रोप्राइटर से बिल्कुल अलग होता है। कैसा बनता है? वर्टिकल बनता है। तो अगर देखोगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में नहीं रहती, हॉरिजेंटल में रहती हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड पहला पॉइंट होता है। इसमें अगर देखोगे सब पॉइंट होते हैं दो। पहला शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल में कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के कितने प्रॉफिट रहे हैं, कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने रहे हैं, कितना आज तक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, कंपनी के रिजर्व कितने रहे हैं, कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सब वेरीफाई करती है कंपनी कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, डिविडेंड कितना दिया शेयर होल्डर्स को, कितना कंपनी के पास बचा, वो सारी चीज़ें ऑडिटर वेरीफाई करेगा। सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सारी देखोगे कि कितनी बोरोइंग्स थी, कितना रीपेमेंट हो चुका है, कितना एक्चुअल में बोरोइंग बची हुई थी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सारे क्रेडिटर चेक करोगे, उनके लेजर भी चेक कर सकते हो, जितने बड़े बड़े क्रेडिटर होंगे। कि मान लो कोई राम है, राम के 10 करोड़ के ट्रांजेक्शन है, तो 10 करोड़ के ट्रांजेक्शन तुम वेरीफाई कर सकते हो, लेजर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म वगैरह वाले प्रोविजन, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। सेम चीजें एसेट्स में भी होती हैं। पीपीई अमेंडमेंट आया था थोड़ा सा, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेक करोगे कितने हैं तुम्हारे पास, टेंजिबल एसेट्स कितनी है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने हैं, स्टॉक कितना है, डेटर कितना है तुम्हारे पास,
डेटर में भी कोई स्पेसिफिक आपको लेजर देखना है, देख सकते हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक कितना है आपके पास, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने हैं, ये सारी चीजें एक ऑडिटर चेक करेगा। समझ में आया? तो जितने आइटम यहाँ पे पढ़े हो उतने सारे आइटम का ऑडिट होगा। ये खत्म हो जाएगा तो वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? कह दो सर इतने सारे आइटम याद करने पड़ेंगे? द आंसर इज यस, इतने सारे आइटम भी याद करने पड़ेंगे और उनका ऑडिट प्रोसीजर भी याद करना पड़ेगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? assertions. It means management representation whether express or implied related to the items of financial statement. So assertions means claim or statement or representation given by management to the auditor. Management जो है auditor को representation देती है कि ये चीज़ें आपको चेक करनी है, ये चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप लोग देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं अभी तक, उनमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब अगर आप पीएल बना रहे हैं तो पीएल में आप क्या क्या चेक करेंगे, समझ लो। हमेशा बैलेंस शीट ऊपर दी हुई थी, देखा होगा तुमने, बैलेंस शीट पहले बनती है और पीएल बाद में बनता है, शेड्यूल 3 में देखा है। ऑडिट वाली बुक में भी, ऑडिट वाली बुक में भी तुम्हारा देखो पहले बैलेंस शीट के दिए हुए हैं आइटम्स, उसके बाद तुम्हारे जो है इसके पीएल के दे रखे हैं, दे रखे हैं। तो लेकिन हमको पढ़ना सीक्वेंस में, पहले पीएल के पढ़ना है, समझ गए। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो इसमें हमको पीएल का कोई आइटम अगर हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेक कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमको चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहला पॉइंट है ऑकरेंस। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक्चुअली अकर्ड और नॉट। सेल एक्चुअली में हुई है कि नहीं हुई है, फर्जी में चढ़ा रखे हो ऐसा तो नहीं है। तो सेल एक्चुअली में हुई है, एक्चुअली अकर्ड हुई है या नहीं हुई है एंटिटी के द्वारा, ये आपको चेक करना है, इसको बोलते हैं अकरेंस। हर एक पीएल के स्टेटमेंट को चेक करते समय पहला जो हेडिंग तुम चेक करोगे, क्या चेक करोगे? अकरेंस, कि वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है। समझ में आया? पहली हेडिंग। दूसरी कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव एक्चुअली अकर्ड, वो ट्रांजैक्शन जो एक्चुअली अकर्ड हुए, मतलब पहला वाला पॉइंट चेक करके आए होगे, तुमको पता होगा ट्रांजैक्शन एक्चुअली में अकर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तब सेकंड वाला पॉइंट चेक करोगे। समझ में आया? तो पूरा स्टेप है, अगर आगे पीछे करोगे काम गड़बड़ हो जाएगा। एंड रिलेटेड टू द एंटिटी हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट, मतलब जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन अकर्ड हुआ है वो पूरा जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया गया है, ये देखा जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है जिस अकाउंटिंग पीरियड का ट्रांजैक्शन है, क्या मान लो अकाउंटिंग पीरियड हम एक दे रहे हैं 1/4/2023 टू 31/3/24, ठीक है। इस अकाउंटिंग पीरियड का कोई ट्रांजैक्शन है, मान लो तुम्हारा 1/8/23 का कोई ट्रांजैक्शन है, तो इसी अकाउंटिंग ईयर में हम करेंगे। लेकिन 1/8/24 का अगर ट्रांजैक्शन है तो इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड दूसरा हो जाएगा। हो जाएगा? वही कहा गया है, जो भी ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे रिकॉर्ड किए हुए हैं वो उसी अकाउंटिंग पीरियड का है, क्योंकि ऑडिट भी 1-1 साल का होता है, अकाउंटिंग भी 1-1 साल की होती है, तो चेकिंग 1-1 साल की होगी। तो हम लोग ये देखेंगे कि उसी अकाउंटिंग पीरियड का ट्रांजैक्शन वहां पे गया हो। अब ये तो कह नहीं सकते बैलेंस शीट तो हर साल बनती है, इस साल नहीं डाले अगले साल डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। कट ऑफ पीरियड का मीनिंग समझ गए होगे आई थिंक, कि करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हो। समझ रहे हो? जो है अंडरलाइन कर रहे हैं, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड कर लेना। मेजरमेंट, ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, ट्रांजैक्शन एक्यूरेट वे में रिकॉर्ड किए गए हैं, उनकी जो एप्रोप्रिएट अमाउंट थी उसी अमाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे डेटर है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो है लगाए गए हैं। मान लो कोई प्रोविजन बना है, बैड डेट्स बना है, जो भी उसमें एप्रोप्रिएट माइनस प्लस करना है वो करने के बाद आपके बैलेंस शीट में जाने चाहिए। अगर हमको माइनस प्लस ही करना हो, समझ रहे हो, तो हम लेजर वगैरह क्यों बनवाएं, अगर ऐसा हमको बिल्कुल बैलेंस शीट में रायता फैलाना हो। नहीं समझे? लेजर किस लिए बनाए जाते हैं? सारे अकाउंट एक जगह समराइज मिल जाए।
समराइज मिल जाए। लेकिन अगर हम लोग एक फिक्स अमाउंट में बैलेंस शीट में मेजर करके अगर ना डालें तो लेजर बनाने का कोई फायदा होगा नहीं फायदा होगा। वही कह रहे हैं एप्रोप्रिएट मेजर्ड अमाउंट में यहां पे चीजें जानी चाहिए। समझ में आया? जैसे तुम लोगों के यहाँ वो बन रही है, दाल भी बन रही है, सब्जी भी बन रही है। दाल सब्जी दो चीजें बनेंगी। अब तुम ये नहीं कर सकते हो कि दाल में सब्जी वाला भी नमक डाल दो और उसके बाद कह दो खाओगे तो साथ ही में। सब्जी का भी नमक आपने दाल में डाल दिया और आप कह रहे हैं खाओगे तो साथ ही में, मतलब सब्जी लेके फिर दाल में डिप करके खाओगे। ये वाला पॉइंट है, समझे? थोड़ा प्रोसेसर स्लो है हमें लग रहा है, समझे? थोड़ा क्या प्रोसेसर स्लो है? प्रोसेसर मतलब हमारे एग्जांपल को समझने के लिए प्रोसेसर आ ही चाहिए। प्रोसेसर आए नहीं, थोड़े खुराफाती बच्चे चाहिए। सही बोला हमने? क्यों? डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ बोल दिया। चलो अच्छा ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन हैव बीन क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड फेयरली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर कंप्लीट एंड एक्यूरेट होने चाहिए। कह रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्लासिफाइड, मतलब कोई चीज शेयर कैपिटल में जानी है उसी में जाएगी, कोई चीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जानी है उसी में। क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन दे के ही ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है कंप्लीट एंड एक्यूरेट ट्रांजैक्शन, कंप्लीट ट्रांजैक्शन को करना है, एक्यूरेट करना है। और एक चीज और, अगर कोई एएस या इंडेस लग रहा है वो भी फॉलो करना है। समझ रहे हो? अगर कोई एएस और इंडेस लग रहा है तो वो भी चीजें आपको फॉलो करनी है। समझ में आ गया? अब जितनी भी चीजें ये पढ़ोगे तुम लोग, क्या बोलते हैं, पीएल वाली, उनमें सब में यही आएगा। पढ़ें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहला पॉइंट इनका अपना पीएल वाला पहला पॉइंट क्या है? अकरेंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑडिटिंग ऑफ इनकम ऑफ द आइटम्स पार्टिकुलरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्वॉल्व सर्वल की प्रोसीजर। कुछ चीजें हैं जिसमें हम एक्यूरेसी और ये सब चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले एक्यूरेंस, द ऑडिटर चेक ऑल रिकॉर्डेड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आर रियल, सारे ट्रांजैक्शन रियल होने चाहिए जो सेल वगैरह हुई है, एंड ऑथेंटिक होने चाहिए। वेरीफाई करेगा इनवाइसेस अगेंस्ट द अकाउंटिंग एंट्रीज, जितनी एंट्रीज हुई हैं उतने इनवाइसेस भी होने चाहिए। रिव्यू अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कोई उसको घपलेबाजी वाला ट्रांजैक्शन लग रहा है, अनयूजुअल लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, एंड कंफर्म ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर, कस्टमर को कॉल कर लेगा उस कि ये वाला बताओ तुमको इन्होंने बेचा है या नहीं बेचा है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो भी लगे, समझ रहे हो? कस्टमर को कॉल चली जाएगी तुमको ये सेल आउट हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए मेजर जो ट्रांजैक्शन होते हैं मॉल वगैरह में होती है तो वो तुम्हारा नंबर लेते हैं, कहते हैं नंबर बताइए, विदाउट नंबर के बिल नहीं कटेगा, कभी कोशिश कर लेना। विदाउट फोन नंबर के वो लोग बिल नहीं काटते हैं, होता है ऐसा? तुम लोग गलत दे के भाग आते हो नंबर, समझ रहे हो? हमें पता है सर, ये कैसे पता आपको, है ना? गलत दे के आते हो कि नहीं? कैसे पता? क्या हुआ? एक बार तुमसे मांगा तो तुमने कहा नहीं है, तो कह रहे किसी का भी दे दो, तो हमने शायद किसी का भी दिया था, अपना नहीं दिया था। समझे? उनसे ना फोन करके मोस्ट ऑफ द पीपल्स स्पेशली गर्ल्स अपना नंबर नहीं डालती हैं, वो इधर ही उधर दे देती हैं। समझे? हमें पता है ये बात। डाउन टू अर्थ। आप कर देते हैं, लीजिए ऑडिटर का ही लीजिए नंबर। दे ऑल्सो इंश्योर नो फेक ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डेड, वो लोग ये इंश्योर करेंगे किसी भी प्रकार का फेक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। क्लियर? कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब इट इज वेरीफाइड रेवेन्यू इज रिकग्नाइज, रिकग्नाइज का मतलब होता है पीएल में आपका लिखा जाए, रिकग्नाइज का मतलब पीएल में लिखा जाए। क्लियर? इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड जो चल रहा हो 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो भी अकाउंटिंग पीरियड आपका चल रहा हो, 2022-23 चल रहा हो, 23-24 चल रहा है, 24-25, 26-27, कवरिंग ओनली सेल्स एंड सर्विसेज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है? इसमें क्या कवर्ड होगा? केवल सेल्स एंड सर्विसेज कवर होंगी। जो भी सेल्स दी हैं आपने, सर्विसेज दी हैं, मतलब जो बेचा है आपने, चाहे गुड्स बेचा हो चाहे सर्विसेज बेचा हो, वही चीजें इसमें कवर होंगी, दूसरी कोई चीजें इसमें नहीं आएंगी। क्लियर? कंप्लीटनेस, द ऑडिटर कंफर्म दैट ऑल द सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, जो भी सेल हुई है उसको रेवेन्यू वाले कॉलम में ही आप रिकॉर्ड करेंगे। दे यूज कट ऑफ प्रोसीजर, कट ऑफ का मतलब करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में
to ensure all transactions are included and check for the unauthorized adjustment near the year end. ईयर एंड में कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अगर किया जा रहा है, अनऑथराइज्ड एडजस्टमेंट किया जा रहा है, उसको भी चेक किया जाएगा. मेजरमेंट रेवेन्यू इज चेक टू इंश्योर इट्स एक्यूरेसी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह चेक करोगे, मेजरमेंट के मेथड जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करोगे वैल्यू सही है या नहीं सही है. एनी ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू कस्टमर आर रिव्यूड टू इंश्योर दे आर करेक्टली अकाउंटेड फॉर. कोई भी ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ एंट्रीज में नहीं दिखता है, पता है. 11th में अकाउंटेंसी जर्नल एंट्रीज ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कैश डिस्काउंट दिखता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखता. केवल उसका जो परसेंटेज होता है वो माइनस करके तब एंट्री पास की जाती है. फॉर एग्जांपल 1000 का गुड सेल कर रहे हो और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है तो केवल 800 रुपए से बुक एंट्री पास होगी. समझे, केवल 800 रुपए से बुक एंट्री पास होगी. समझ में आया. टैक्स एंड अदर चार्जेस कलेक्टेड थ्रू सेल इनवाइस आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द सेपरेट अकाउंट. टैक्स वगैरह जो भी चार्ज किए गए, देखो टैक्स का कॉलम सबसे नीचे अलग रहता है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद टैक्स वो किया जाता है कैलकुलेशन, उसके बाद टैक्स का होता है. एफएम भी तुम लोग पढ़ रहे होगे तो एफएम में भी टैक्स की कैलकुलेशन अलग होती होगी. सही बोल रहे हैं. अभी तुम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर कोई ऐसा पूरा पैट वैट निकालने वाला, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. The auditor ensured that the financial statement disclose revenue from different sources separately. कि तुम रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स कितना आया, रेवेन्यू फ्रॉम जो है सर्विसेज कितना आया, रेवेन्यू फ्रॉम कैश कितना आया, रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट कितना आया, ये सब अलग अलग डिफरेंट करोगे. सच एज सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज बता रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का. अदर्स का डिस्क्लोज सेपरेटली करोगे. ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर फाइनेंस कंपनीज, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल जो है सर्विसेज हैं डिस्क्लोज करोगे सेपरेटली. एनी अनयूजुअल डिस्काउंट या ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी आर आल्सो डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स. कंपनी के बिहाफ पे अगर तुम अपने रिश्तेदार को गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में दे रहे हो, बताओ यहाँ पे रिलेटेड पार्टी को दे रहे हो. कंपनी तुम्हारी नहीं, कंपनी शेयर होल्डर्स की है. समझ रहे हो. तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने बिहाफ पे अपने रिलेटेड पार्टी वगैरह को कुछ भी नहीं दे सकता है. समझ में आया. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. अब ये जो एसेंस में लिखा है वो समरी है, वो हम ही बनाए हुए हैं, तो ये तुम पढ़ सकते हो. ये सेल्फ नोट है. समझ में. क्लियर. अब ये 5 चीजें हैं, तुमको सब में चेक करनी. टफ है, इजी है. जितने पॉइंट उतने 5 ही सब चीजें चेक करके खत्म कर दो सारे पीएल वाली चीजें. इजी है. पढ़ लो एक बार इसको. हालांकि डाउट इसमें आएगा ही नहीं, वो आ जाए तो हम बैठे हैं. पढ़ चुके ना, इजी है. फिर से चलो अदर इनकम में चलते हैं. ऑडिटिंग ऑफ अदर इनकम
इनकम स्टेटमेंट इन्वॉल्व स्पेसिफिक स्टेप इसमें है। सबसे पहले ऑकरेंस, द ऑडिटर वेरीफाई न्यू फिक्स डिपॉजिट, कहीं पर तुमने एफडी वगैरह कर रखा है वो देखा जाएगा। ओपन ड्यूरिंग द ईयर एंड कंफर्म इंटरेस्ट इनकम, कहीं से अगर बैंक या इनकम टैक्स रिकॉर्ड से आ रही है वो चीज़ें देखी जाएंगी। अब इनकम टैक्स रिकॉर्ड से कहाँ से इंटरेस्ट इनकम आती है? AIS हैं? AIS नहीं चेक हो जाता। तुम्हें पता है, बाकी सबको बताने दो। तनिषा तुम्हें भी पता होना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स कटता है, सुना होगा। जो भी इंटरेस्ट इनकम आप कमाते हैं एफडी के थ्रू, उस पे टैक्स जाता है। सुना होगा पापा लोगों से कि एफडी हमने की थी और एफडी पे इतना टैक्स चला गया, टीडीएस कट गया। सुना है कि टीडीएस कट गया, एफडी की थी हमने, सुना है ना। तो टीडीएस का पैसा वापस भी आता है, पता है कि तुम मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। वैसे कटा हुआ पैसा कैसे गवर्नमेंट वापस कर देगी? करती है, वो पैसा आप ही का होता है। इसीलिए जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तब वो पैसा आपको रिटर्न हो जाता है, समझ लो। उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, समझ लो। एप्रोप्रिएट एक प्रोसीजर होता है पूरा उसको भरने का। अगर आप सही तरीके से भरे हैं तो आप ये एफडी वाला जो कटा होता है, इसका टीडीएस वगैरह जितना भी टैक्स कटा होता है वो आप रिफंड ले सकते हैं, समझ लो। काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी लोग होते हैं जिनको ये चीज़ पता ही नहीं होती, समझ लो कि हमारा टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है। उन लोगों का हमने देखा है 1-2 लाख रुपए साल के ऐसे ही चले जाते हैं टीडीएस वाले, समझे। हमारे एक जानने वाले हैं, काफ़ी एजेड हैं, तो उनका अभी एलडीए में कोई प्रॉपर्टी गई थी, उसमें 1% टीडीएस कटा था। करीब उनको 75 लाख रुपीस मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एलडीए वाले जो होते हैं, और उसका 1% 75,000 रुपये टीडीएस कटा था। हमारे पास आए, कहने लगे कि जो है ये दिलवा दीजिए, समझ लो। तो हमने कहा मिल जाएगा, समझ लो। उसके बाद वो गायब हो गए, कुछ समय के लिए गायब हो गए। तो हम फ़ोन नहीं करते हैं इस केस में। हम कभी भी जो है क्लाइंट्स को फ़ोन करके ये नहीं पूछते कि हमें काम दे दो, समझे। उसकी गर्ज होगा वो खुद कराएगा, सीधी सी बात है। ये एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं होगा तो वो तुमको बेवकूफ़ टाइप का इंसान समझेगा, इनके पास कोई काम धाम नहीं तभी हमारे पीछे पड़े, समझ रहे हो। तो जो है वो 1 साल तक हमको नहीं दिखे, हम कभी पूछे भी नहीं। 1 साल के बाद आए, कहने लगे भैया हम भूल गए थे, समझ रहे हो। तो हमने कहा हम भी भूल गए थे। अब वो 75,000 रुपये उनका चला गया। कोशिश किए हैं एक कि आ जाए, तो अगर आ गया तो अभी हमने कुछ दिनों पहले उनका फाइल किया है, मतलब वो 1 साल पुराना हो गया है, तो अब हो सकता है ना भी आए, उसमें तो 50-50 रिस्क है। ये चीज़ें हैं। दे रिव्यू इन्वेस्टमेंट लेजर्स टू कंफर्म, इन्वेस्टमेंट लेजर्स देखोगे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है आपकी, किस किस कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कहाँ कहाँ से आपका पैसा आने वाला है, डिविडेंड वाला, शेयर्स वाला, मतलब इनकम कहाँ कहाँ से आने वाली है, ये सब चेक करोगे। दे ट्रेस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द कैश बुक एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होंगे, कैश बुक होगी जिसमें पैसा इनकम साइड में दिख रहा होगा कि तुम कितना कमाए हो, समझ लो। इंटरेस्ट कितना रिसीव किए हो, डिविडेंड कितना रिसीव किए हो, सब दिखेगा। बैंक डिपॉजिट कितना किए हो, बैंक में डिपॉजिट हुआ, पैसा आया कहाँ से, इन्वेस्टमेंट वाला होगा। दे चेक द गेन ऑफ लॉस ऑफ द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजिंग द डॉक्यूमेंट लाइक डीमेट एंड ट्रेसिंग अकाउंट डिटेल, अकाउंट डिटेल पैन वगैरह होता है, डीमेट अकाउंट होता है, इनसे सब जो है ट्रेस हो जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट किए हो, उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब ट्रेस हो जाता है। ऑकरेंस समझ गए इसका। सर इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स कैसे होते होंगे? इन्वेस्टमेंट शेयर्स वगैरह तुमने इशू किए तो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है, वही इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, समझे। तुम्हारे पास जो प्रूफ होता है कि तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। कट ऑफ जानते हो, उसी अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए, क्लियर।
कंप्लीटनेस, दे कंफर्म दैट ऑल इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली इन द बुक्स, बुक्स में बिल्कुल एक्यूरेट वे में कंप्लीटनेस, कंप्लीट इंटरेस्ट पूरे साल का रिकॉर्ड हुआ हो। मेजरमेंट, द ऑडिटर वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी वगैरह पे जो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट वे में जो है कैलकुलेट हुआ है, किसी प्रकार का कोई मेथड वगैरह ऐसा नहीं जिसमें गलतियां हुई हों। दे इंश्योर डिविडेंड इनकम आर करेक्टली रिकॉर्डेड, जो डिविडेंड इनकम है वो करेक्टली रिकॉर्डेड होनी चाहिए। दे चेक दैट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आर रिकॉर्डेड बिफोर द टैक्स एंड डिडक्शन, कह रहे हैं ये इनकम है, इस पे भी टैक्स लगेगा। तो ऐसा नहीं है पूरी इनकम पे टैक्स लगाने के बाद फिर डिविडेंड और इसको जोड़ रहे हो, ऊपर ही जोड़ोगे डिविडेंड वगैरह को, समझ रहे हो? टैक्स वगैरह से पहले मतलब बिफोर टैक्स वाला तुम लोग ये लोगे डिविडेंड और जो भी चीजें हैं, इंटरेस्ट, समझ रहे हो? आगे क्या है, इफ डिविडेंड और इंटरेस्ट आर रिसीव्ड फॉर पीरियड बिफोर द कंपनी एक्वायर्ड द इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट आर मेड टू अकाउंट फॉर दिस। मान लो डिविडेंड और इंटरेस्ट उस पीरियड का मिला है जब कंपनी एक्वायर्ड वगैरह नहीं थी, मतलब पिछले पीरियड्स का है आपके, ठीक है? तो उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वाला जो प्लस माइनस होता है वो किया है आपने, नहीं किया है। सीधी सी बात है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। Presentation and disclosure in financial statement, other income is categorized into section like interest income। अब अदर इनकम के अंदर भी नोट टू अकाउंट में जो बनाते हो पॉइंट, उसमें सेक्शंस होते हैं, इंटरेस्ट से कितनी इनकम आई, डिविडेंड से कितनी इनकम आई, नेट गेन और लॉस कितना हुआ इन्वेस्टमेंट से, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, ये सारे तुम्हारे सब हेडिंग्स होती हैं। समझ में आया? दिस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंसेस विद रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर रहेगी और आप कितने कंप्लायंसेस कर रहे हो ये सब पता चलेगा। क्लियर? एसेंस में वही लिखा है जो हमने लिखा है। क्लियर? दो चीजें क्लियर हो गई। अब देखो तुम तो पांच ही पैरामीटर पे सारी चीजें नापी जा रही हैं, 5 पैरामीटर पे नाप दो। अब एग्जाम में लिखना कितना इजी होगा कि नहीं? 5 हेडिंगे हैं, कोई भी आ जाए, पीएल का कोई भी आइटम आ जाए लिख लोगे, कोई दिक्कत होगी? बस लेकिन सर बाहर का ऑडिटिंग प्रोसीजर तो है। क्या चीज? कुछ नहीं ऑडिटिंग प्रोसीजर। जिस दिन तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो शेड्यूल 3 वाला पढ़ा कंपनी अकाउंट्स में, तुमको पूरा पता होगा किस हेड के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो तुम एक सवाल नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो? अगर ये पता है कि कहां पे क्या प्लस होगा, कहां पे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वही चीजें तो लिखने में को आ रही हैं, देख नहीं रहे हो? बस इसको 2 से 3 बार तुमको रीड करना है, लेकिन रटना नहीं। रीड करोगे, इसमें ऐसा भी नहीं कोई सेक्शन है तुमको कि वही लिखना है, तो अपने अकॉर्डिंग स्लाइड में चेंजेस करके लिख सकते हो। समझ रहे हो? और बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर सही से तुमने जो बोल रहे हैं वो सब माना। बाकी तुम लोगों की मर्जी, पढ़ लो इसको, फिर हम लोग जो है आगे परचेज वाला पॉइंट पढ़ते हैं।
परचेजेस। ऑडिटिंग के जो परचेजेस हैं इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑकरेंस है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि वेरीफाई ऑल रिकॉर्ड परचेज जेन्युइन है या नहीं है। उनके सारे परचेज ऑर्डर जो पीओ होते हैं, परचेज ऑर्डर जेन्युइन है या नहीं है, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी से एथोराइज्ड है या नहीं है। गुड्स एक्चुअली में रिसीव्ड हुए हैं या नहीं है, गुड्स रिसीविंग नोट होने चाहिए, ओरिजिनल परचेज इनवाइसेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें चेक करोगे। इंश्योर परचेज इनवाइसेज आर कंपनीज नेम नॉट फोटोकॉपीज। परचेज इनवाइसेज ओरिजिनल होनी चाहिए और दूसरी बात कंपनी के नेम पे परचेजेस रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कोई दूसरे के नेम पे जो है आपने खरीदा हो और उसको कंपनी के इनवाइस में लगा दो, नहीं चलेगा। कंफर्म दैट परचेजेस स्पेशली फ्रॉम रिलेटेड पार्टी और एथोराइज बाय द एप्रोप्रिएट पर्सनल। आप रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वहां से परचेज कर रहे हैं, तो हो सकता है रिलेटेड पार्टी से पैसे बढ़ा के ले रहे हो, उसका प्रॉफिट हो रहा हो, तो ये सब नहीं कर सकते। ये कौन, एक एप्रोप्रिएट बंदा कंपनी का, पर्सनल जो है मैनेजमेंट वाला बंदा, डायरेक्टर के एमपी एमडी चेक करेगा कि ये काम कोई हो तो नहीं रहा है। कट ऑफ का मतलब जानते हो, करेक्ट रिपोर्टिंग पीरियड का होना चाहिए। कंप्लीटनेस, यूज कट ऑफ प्रोसीजर टू इंश्योर ऑल परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर आर करेक्टली रिकॉर्डेड। जो भी आपकी परचेजेस वगैरह हैं वो करेक्टली रिकॉर्डेड हुई है या नहीं हो, मतलब करेक्ट वैल्यू वगैरह में है या नहीं है। इंश्योर परचेज इनवाइसेज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन ओनरशिप एंड रिस्क रिवार्ड हैव बीन ट्रांसफर्ड कंसीडरिंग द टर्म एफओबी एंड सीआईएफ। कुछ याद आया? एफओबी, हाँ एफओबी, फेयर मार्केट वैल्यू। कस्टम ड्यूटी का सी से क्या था? कस्टम पढ़ा था तुम लोगों ने? ग्रुप 1 क्वालिफाइड बंदो, फ्री ऑन बोर्ड एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। सीआईएफ नहीं बता रहा है। हाँ सीआईएफ को एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं। हाँ, बोलते तो हैं एवी लेकिन सीआईएफ को क्या बोलते हैं? देखो परचेज इनवाइसेस जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए जब ओनरशिप रिस्क रिवार्ड सब ट्रांसफर हो सके। मतलब कि मान लो किसी तुमने बंदे से कुछ खरीदा तो तुम्हारे पास ओनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए, उस गुड से रिलेटेड रिस्क भी ट्रांसफर होनी चाहिए, उस गुड से रिलेटेड रिवार्ड भी ट्रांसफर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें चेक करोगे। एंड हैव ट्रांसफर कंसीडर द टर्म एफओबी, फ्रेट ऑन वैल्यू, फ्रेट ऑन बोर्ड। और सीआईएफ का क्या मतलब होता है? हैं? पास नहीं मानेंगे हम, रीवेरिफिकेशन डाल देंगे तुम लोगों का, समझ रहे हो? बस थोड़ा सा बता दिए। हम नहीं बताएंगे। दीदी आप पढ़ी है एबीसी? सीआईएफ बताओ कस्टम ड्यूटी मेधा, ये एग्जाम में आया भी था तो लिखे क्या थे ये बताओ? क्या था? क्या लिखे? क्या था? थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं बताएंगे। सी का बता दीजिए। नहीं, कैट, सी फॉर कैट। आई फॉर आइसक्रीम, एफ फॉर फिश, कैट आइसक्रीम फिश। गजब करते हो तुम लोग। ये क्या था? एकदम बताओ यार। करिश्मा करिश्मा हैं? मजबूत थ्योरी। तभी तो पास हुए, लेकिन मतलब तो बताओ हमको, बोलो। बताओ, तब तक क्लास चलेगी नहीं बाहर। नहीं, यू आर अ गुड क्वेश्चन है नहीं? कौन सी मूवी थी वो? यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, है नहीं? वो मीम था एक, वो तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में है, देखा है मूवी? देखा होगा। सी फॉर कॉस्ट, अब बता दो। आई फॉर इंश्योरेंस, एफ फॉर फ्रेट। अब देखो एफओबी के बाद केवल दो ही चीजें तो प्लस होती थी, याद है? इंश्योरेंस और फ्रेट। क्या बात करते हो, क्यों बात करते हो? अच्छा, एफओबी में दो ऐड करके तब सीआईएफ आता था। चलो हटो। केयरफुली रिव्यू रिटर्न ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट फॉर गुड इन ट्रांजिट। अगर हमको ये रिव्यू करना है कि गुड अगर रास्ते में कोई है
तो रास्ते वाले गुड्स को भी कंसीडर करना है, समझ रहे हो, ये रिव्यू करना है, रिटर्न कितने हुए, रिटर्न वगैरह को भी कंसीडर करना है परचेज में। तो परचेज ये देखो बच्चे ने जो है पहले ही बता दिया था, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, समझ रहे हो, 1 मिनट पहले। क्या करते हो तुम लोग जो है ऑनलाइन वाले बच्चों से पीछे हो। मेजरमेंट, वेरीफाई दैट परचेज वैल्यू आर एक्यूरेटली कैलकुलेटेड इंक्लूडिंग एनी ट्रेड डिस्काउंट। परचेज वैल्यू है उसमें ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करके एक्यूरेट कैलकुलेशन लिखनी चाहिए, मतलब नेट वैल्यू, नेट परचेज लिखा होना चाहिए। कंफर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट अगर हुआ है, आईटीसी का एडजस्टमेंट अगर हुआ है परचेज से, वो भी लिखा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड कैटेगराइज परचेज इनटू रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल होता है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स होता है, तीनों में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे देखते हो ओपनिंग रॉ मटेरियल लिखा होता है, जो है क्लोजिंग रॉ मटेरियल लिखा होता है, ओपनिंग WIP लिखा होता है, क्लोजिंग WIP लिखा होता है, वो ऐसे भी कैटेगराइजेशन हो सकता है। ट्रेडिंग कंपनी शुड डिटेल परचेज ऑफ गुड्स सोल्ड, ट्रेडिंग कंपनी बता सकती है कितना कितना गुड्स सोल्ड हुआ। डिस्क्लोज ऑल ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये तो तुमको हर पॉइंट में सिमिलर दिख रहा हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करो। समझ में आया? ये पढ़ लो, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वाला पॉइंट पढ़ें। मजा आ रहा है? इजी है? सोचो क्या हुआ होगा उन बच्चों का। नहीं सोचेंगे। अब हम लोग को तो नहीं लिखना, SMT में बुक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, हाँ इसमें क्या, इसमें भी वही पांचों पॉइंट। सबसे पहले अकरेंस, वेरीफाई ऑल एक्सपेंसेस कैटेगराइज एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जितने भी एम्प्लॉय और वर्कर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर आएंगे, वो सारे लॉफुली हैं या नहीं हैं। ऑब्टेन अ डिटेल्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मैनेजमेंट से तुम लिस्ट लोगे कि कितने एम्प्लॉय हैं टोटल, कितने न्यू हायरिंग हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उनके रेम्युनरेशन टर्म्स वगैरह क्या है। रेम्युनरेशन टर्म्स जानते हो कि छुट्टी अगर लेंगे तो कितना पैसा कटेगा, लेट आएंगे तो एक छुट्टी कितनी कटेगी, ये टर्म्स भी पता होने चाहिए ऑडिटर को कि पैसा किस बिहाफ पे आपने काटा है, कितने महीने में कितने दिन का पेमेंट एम्प्लॉय को हो रहा है। एग्जामिन द अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन डिटेल्स फॉर अ सैंपल ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, नए एम्प्लॉय जितनी भर्ती हुए उनमें से कुछ सैंपल लेंगे, उनके टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट ये सारी चीजें चेक करेंगे। समझ रहे हो कि अप्रोप्रिएट वे में अपॉइंटमेंट हुआ है, रेम्युनरेशन अप्रोप्रिएट वे में दी जा रही है, ये सारी चीजें। एक फैन ऑन करो। रिव्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु रिजाइंड एंड वेयर टर्मिनेटेड, जो टर्मिनेट हुए हैं, जिन्होंने रिजाइन किया, उनकी लिस्ट पता होनी चाहिए ऑडिटर को। इंश्योर देयर फाइनल पेमेंट वेयर करेक्टली कैलकुलेटेड, उनका जो फाइनल पेमेंट दिया गया है वो करेक्टली कैलकुलेटेड किया गया है कि नहीं किया गया। फाइनल पेमेंट मतलब जब उन्होंने कंपनी छोड़ा। स्क्रूटनाइज द पेरोल रजिस्टर, जो पेरोल रजिस्टर होता है कंपनी में, जो HR वगैरह मेंटेन करता है कि कितना पेमेंट किस एम्प्लॉय को जा रहा है हर मंथ में। इंश्योर सैलरीज एंड रीजनेबल, इन्वेस्टिगेट एनी इनरेगुलरिटीज, कोई भी इनरेगुलरिटीज है, किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट मिल जाता है, मैनेजमेंट का वो खास है, डायरेक्टर का लड़का है, समझ रहे हो, ऐसे करके, तो वो सब नहीं होना चाहिए। कंफर्म दैट एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, PF कंट्रीब्यूशन है, टैक्स हैव बीन एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट वे में आउटस्टैंडिंग वगैरह रिकॉर्ड होनी चाहिए। आई थिंक हो गया होगा समझ में।
कट ऑफ पीरियड का मतलब है पूरे करंट ईयर के आपके एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस सारे जो है रिकॉर्डेड होने चाहिए। कंप्लीटनेस, वेरीफाई ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक्स। जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के बुक्स में एक्यूरेटली रिकॉर्डेड होनी चाहिए। चेक दैट ऑल डिडक्टेड अमाउंट्स फ्रॉम द सैलरीज, जैसे कि टैक्स डिडक्ट हो जाता है, होता है, कंट्रीब्यूशन कोई ले लेते हो, पीएफ वाला होता नहीं कंट्रीब्यूशन, सैलरी से कितने सारे कंट्रीब्यूशन जाते हैं, हैव बीन प्रॉम्प्टली डिपॉजिटेड और एप्रोप्रिएटली अमाउंटेड फॉर द लाइबिलिटीज। मतलब प्रॉम्प्टली डिपॉजिटेड, कंपनी अपने पास तो नहीं रख रही, एम्प्लॉय के पैसे से काट लिया और अपने अकाउंट में रखे हुई है, वो तुरंत दूसरे अकाउंट में जिस अथॉरिटी के हैं वहां पे डिपॉजिट होने चाहिए मेजरमेंट। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन अमाउंट बाय टेस्टिंग सैंपल। जो है एक्यूरेसी चेक करोगे कि रेम्यूनरेशन वगैरह के अमाउंट सही हैं, 12 महीने की रेम्यूनरेशन पूरी जा रही है, छुट्टियां उट्टियां कैसे कैलकुलेट हो रही है, सैंपल के द्वारा चेक करोगे। इंश्योर स्टैट्यूटरी डिडक्शन जैसे टैक्स, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ग्रेजुटी वगैरह सही से दी जा रही कंपनी की पॉलिसी के जो है कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही नहीं दी जा रही। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में जानते ही हो, इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज एम्प्लॉय बेनिफिट सेपरेटली, डिटेल कंपोनेंट सच एज सैलरी, कंट्रीब्यूशन, फंड, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। मतलब जिसका एक्सपेंसेस जो है उसको सब कैटेगरी में डाल के हम लोग लिखेंगे आगे। और उसके बाद शेड्यूल 3 का पार्ट 1 जो है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं। पार्ट 1 का मतलब पीएलई हो गया, उसमें सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं। एसेंस में जानते ही हो क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, इतना पढ़ लो पहले। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, इसमें क्या सबसे पहले ऑकरेंस देखोगे। ऑब्टेन फिक्स एसेट्स रजिस्टर, सबसे पहले ऑडिटर को ये पता होना चाहिए ना कि कंपनी में एसेट्स कौन कौन सी हैं जिन पे डेप्रिसिएशन लगेगा या एमोटाइजेशन लगेगा। आइडेंटिफाई एसेट्स रिक्वायर्ड, कितनी एसेट एक्वायर्ड की गई, कितनी सोल्ड की गई हैं, कितनी डिस्क्लोज की गई हैं ड्यूरिंग द ईयर। सेलेक्ट सैंपल ऑफ द एसेट्स एंड वेरीफाई डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन रेट्स, मतलब जो रेट्स वगैरह हैं वो एप्रोप्रिएट वे में जो है एप्रोप्रिएट वे में किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, कैलकुलेशन हुई है या नहीं हुई है एप्रोप्रिएट वे में। कट ऑफ का मतलब इंश्योर डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एसेट्स एंड पुट टू यूज, हाँ, आर पुट टू यूज नॉट फ्रॉम द परचेज डेट, मतलब जिस डेट से एसेट्स पुट टू यूज की जा रही है उस डेट से डेप्रिसिएशन लगाया गया है, नॉट जब से परचेज की गई है तब से। समझ रहे हो, पुट टू यूज वाली डेट हमको रखनी है। डीटी में पढ़े होगे शायद पुट टू यूज कौन सा था, इसको सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 था।
सेक्शन नहीं आ वो रहा। डेप्रिसिएशन के सेक्शन 132 32 अभी हमने बताया। फॉर एसेट सोल्ड इंश्योर डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अप टू द डेट ऑफ सेल। जिस दिन एसेट सेल की गई उस डेट तक का डिप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। चिंता ना करो, जब तक सीए में बनोगे तब तक सेक्शन याद करने की आदत हो जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि बिना याद करवाए वो सीए में बनवाएगा नहीं तुमको, समझे। सर डराने लगे आप, डरा नहीं लगे, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, पढ़ते 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 पढ़ते। बहुत पढ़ना पड़ेगा ना अभी तो ग्रुप 2 में हो, काफ़ी लोग जो है ग्रुप 1 क्वालिफाइड हो गए हैं, काफ़ी लोगों को दोनों ग्रुप देने हैं। अभी तो पूरी जर्नी काफ़ी लोगों के सामने पड़ी है, काफ़ी लोगों का 10-20% हो गया है, खाली 10-20% है ग्रुप 1, समझे। और 10-20% कुछ ये होगा ग्रुप 2, उसके बाद ये समझ लो 60 to 70% फाइनल है। देन आफ्टर जो है पास हो गए तुम लोग। सर ऐसा ना बताइए सीए में छोड़ देंगे, डर लग रहा है बहुत, थर 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 काँप रहे हैं हम लोग, अंदर से काँप रहे हैं, दिखेगा नहीं आप लोगों को, क्यों सब पता चल जाता है, हम पंडित है ना। तुम नकली वाली पंडित हो, हम असली वाले हैं, समझ रहे हो। अब कंप्लीटनेस का मतलब वेरीफाई द डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन आर चार्ज ऑन एलिजिबल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि देखोगे डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे। टेंजिबल कौन सी होती है? जिन एसेट्स को हम छू सकते हैं, जैसे कि कार, बाइक, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है? एमोटाइजेशन, जैसे कि गुडविल हो गया, समझ रहे हो। कन्फर्म दैट डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई हैं और एक्यूरेट वे में पोस्ट की गई हैं। डेबिट करनी थी, डेबिट किया गया डेप्रिसिएशन को, क्रेडिट तो नहीं किया गया। पीएल में डेबिट होता है डेप्रिसिएशन, और एसेट साइड में रिस्पेक्टिव वैल्यू से माइनस होता है, पढ़ा होगा एफए में। इंश्योर एनी डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट्स आर करेक्टली अकाउंटेड फॉर। कोई रीवैल्यूड हुआ है अमाउंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, उस पर अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लगा है तो वो एक्यूरेट वे में हुआ है नहीं हुआ है। चेक फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ रिस्ट्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन द डेप्रिसिएशन मेथड। अगर कोई डिप्रिसिएशन मेथड में चेंजेस हुआ है, मतलब एक बोला जाता है एक बार जिस एसेट्स पे जो मेथड लगाया वही तुम्हारा हमेशा अप्लीकेबल रहेगा। मेजरमेंट, इंश्योर डेप्रिसिएशन रेट कंप्लाई विद द शेड्यूल 2 ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कंसिस्टेंट विद द एसेट्स इफेक्टिव लाइफ। मतलब शेड्यूल 2 में जो एएस के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन के रेट दे रखे हैं वही रेट अप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वेरीफाई दैट डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन अमाउंट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रेट एंड एसेट्स यूजेस टाइम। जितना टाइम यूज किया गया उस टाइम के बेसिस पे, प्लस जितना जो है क्या बोलते हैं उसको, यूजेस के बेसिस पे किया गया। कंफर्म द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। रेजिडुअल का मतलब होता है बची हुई वैल्यू, एसेट्स लगाने के बाद, डिप्रिसिएशन लगाने की बाद की वैल्यू, ठीक है। रिव्यू कैलकुलेशन फॉर एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इज यूजफुल लाइफ एस्टिमेशन और इम्पेयरमेंट। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक डिप्रिसिएशन होता है, एक इम्पेयरमेंट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों होते क्या है? डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। सुना है वर्ड? सुना सुना से लग रहा है लेकिन पता नहीं। डेप्रिसिएशन मतलब जब मशीन को यूज किया जाता है तो उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू गिरती जाती है, डेप्रिसिएशन हो गया। और इम्पेयरमेंट कोई डैमेज मशीन को होगा और कोई? और कोई? एनीवन? नहीं। देखो, डेप्रिसिएशन क्या मतलब होता है? नॉर्मल वैल्यू इनटू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर यूज। इम्पेयरमेंट क्या होता है? एबनॉर्मल वैल्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स।
क्यों? मार्केट में कोई चेंजेस आ गया, समझ रहे हो? इसकी वजह से आपकी जो एसेट्स की वैल्यू थी वो एकदम से नीचे चली गई, समझ रहे हो? अब जो है वो मेथड मतलब चलेगा ही नहीं, वो मशीनरी चलेगी ही नहीं, उस मशीनरी को हटाओ, नई मशीनरी इंस्टॉल करो। क्या वो मशीनरी खराब हो गई है? क्या उसकी 100% वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है? नहीं, वो हमारे काम की नहीं रह गई। समझ में आया? ऐसी बहुत सी बातें ऑडिट में जानोगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इंश्योर कंप्लायंसेस विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। शेड्यूल 3 पार्ट 1 की जो AS इंडेस वगैरह लगते हैं वो सारे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? कोई भी जो है अकाउंटिंग पॉलिसी लग रही है रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन वो फॉलो होनी चाहिए। इंक्लूड डिटेल्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, रेजिडुअल वैल्यू और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ये सारी तीनों चीजें कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर बोले तो कौन? CA। सर बार बार बोल के बात जो है बिल्कुल दुख देते हैं कि CA। अब लोग क्या करते हैं साइन करा। सर आज ये सारे को यूज कराएंगे। और क्या? है कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं होता, कुछ तुम्हारा छाम मुंह में ही रख जाता है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में सबसे पहले अकरेंस देखोगे। वेरीफाई दैट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड एंड फॉर एलिजिबल डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड लोन। जितने भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे, अब हम लोग कॉस्ट पे चल रहे हैं, वहाँ पे ये समझ लो जितनी हम लोगों ने अदर इनकम में इंटरेस्ट वाली इनकम देखी थी, यहाँ पे इंटरेस्ट वाली कॉस्ट जाएगी। हमने किसी को कंपनी ने जो है लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए कॉस्ट है तो फाइनेंस कॉस्ट होगी। कोई डिवेंचर लिया है, डेप्ट लिया है, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट है फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट विद एंट्रीज फॉर द कैश एंड जर्नल लेजर। इनसे सबसे देखा जाएगा कितना पेमेंट हो रहा है, बैंक से कितना कट रहा है, ये सब देखा जाएगा, मिलाया जाएगा। कंफर्म दैट इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली फॉर द पीरियड व्हेन लोन वेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। कितने जिस टाइम का लोन आउटस्टैंडिंग है उतने ही टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए। कट ऑफ का मतलब करेक्ट अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए। जितना आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग ईयर है उसी का पेमेंट लगेगा। कंप्लीटनेस का मतलब कंफर्म दैट एक्रूड इंटरेस्ट विच इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्रूड जानते हो, ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। इट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर द डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेजरमेंट, verify the accuracy of the interest calculation based on loan amount, applicable interest rate, duration क्या थी, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह देख के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। प्ले
close attention to loan were repaid on debentures are redeemed during the year, मतलब जब तक डिवेंचर रिडीम नहीं होंगे तब तक इंटरेस्ट जाएगा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट जाएगा नहीं। लोन का एक बार पेमेंट हो गया उसके बाद भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें इंश्योर करोगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जितने भी एस इंडियस लग रहे हैं वो सब देखोगे, डिस्क्लोज करोगे। डिस्क्लोज डिटेल ऑफ सच टाइप ऑफ डेब्ट्स, किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इंटरेस्ट रेट उस पर क्या है, टोटल अमाउंट कितना जो है ओन किया है, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज करोगे। ये भी खत्म हो गया। अब अदर एक्सपेंसेस बचा है, उसके बाद हमारा पीएल वाला पार्ट खत्म। जंग जीत ली हम लोगों ने पीएल वाला पार्ट में पढ़ा। और अभी फाइनल में भी है। इंस्टीट्यूट की जो कॉस्ट ऑडिट है फाइनल में, तो कॉस्ट ऑडिट की बुक जो है वो 800 या 1000 पन्ने की। हमारी वाली हमने जो पढ़ी है वो 80 पेज की है ऑडिट। आपने जो बनाई है उसकी है हमने जो खुद पढ़ी है, मतलब हम अपनी बुक से ऑडिट पढ़े थे खुद बना के, इंस्टीट्यूट की समझ में नहीं आई। वो बुक पढ़े थे 80 पेज की थी, और एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से 7 हमें आते थे। मतलब उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ा था कि 2 छोड़े कौन से जो थोड़े कम याद हों उस समय। हमारा एग्जाम्शन आई थी, ऐसा था उसमें। और कॉस्ट ऑडिट मतलब हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस का ही बनाए थे पूरा बुक 80 पेजेस का, वही पढ़े थे। 4-5 ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी कॉस्ट ऑडिट में, तो वही 5-6 बार पढ़ते। कोई बंदा 800 पेजेस पढ़ रहा है 2 बार, और हम 80 पेजेस पढ़ रहे हैं 10%, फर्क नहीं पड़ेगा। हमको 8 पेपर देने थे ना एक साथ, बोथ ग्रुप, तो हमारा इंटेंशन बिल्कुल अलग तरीके से हमारा दिमाग चलता था कि कैसे कहाँ से टाइम बचाया जाए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया। अभी भी वो बुक पढ़ी है 80 पेजेस की कॉस्ट ऑडिट की हमारे पास, समझ लो। अभी फाइनल का बैच चलेगा, लेकिन 80 नहीं, उसको 150-200 पेज करके बच्चों को देंगे। मतलब सोचो इंस्टीट्यूट की है 800 ऐसे करके पेजेस की इतनी मोटी, और हमारी अगर 200 पेज की भी होगी तब भी बहुत कम है, समझ रहा हूँ। तो 200 फिर ऐसी होगी कि कुछ उसके बाहर से आएगा ही नहीं, 150-200 पेजेस की। वही हाल आईडीटी में है फाइनल की। फाइनल की आईडीटी 1000 पेजेस की है अराउंड बुक इंस्टीट्यूट की, और हमारी वही है जितनी इंटर में थी, ऑलमोस्ट 50-60 पन्ने बढ़ेंगे उसमें खाली, समझे। फाइनल सोच के डर लग रहा है ना तुमको? काहे की डर? जब हम बैठे उसके बाद भी डर लग रहा है, तो डरो बैठ के डरा नहीं जाता है, डरने से कुछ होगा ये बताओ? अरे हाँ, सुनो ये लास्ट वाला करा दे, फिर बात करते हैं इसमें, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहले ऑकरेंस देखोगे, वेरीफाई ऑल एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, लीगल होने चाहिए जितने भी जो है एक्सपेंसेस आप लोग कर रहे हैं। दिस इन्वॉल्व चेकिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इनवाइसेस वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह चेक करोगे। रेंट एक्सपेंसेस के लिए रेंट एग्रीमेंट चेक करोगे, मंथली शेड्यूल चेक करोगे, रेंटल एग्रीमेंट्स, कंफर्म पेमेंट रिकॉर्ड्स करेक्टली हुए हैं, कंपनी के नेम पे सारे एक्सपेंसेस हुए हैं कि नहीं हुए, पावर फ्यूल इंश्योरेंस, ये सब जितने भी बिल कटेंगे कंपनी के नाम पे होने चाहिए।
जेन्युइन होने चाहिए, एक्यूरेटली रिकॉर्डेड होने चाहिए। जैसे फ्यूल वगैरह देखो ट्रेडिंग में पड़ा नहीं रहता है, तो फ्यूल की वो पर्चियां लगी होती है जो पेट्रोल पंप वाला निकाल के देता है, वो सब पड़ी होती हैं उसमें, हमने खुद देखी है, चेक की है ऑडिट करते समय। एरोप्लेन के जो टिकट होते हैं, ट्रेन के टिकट होते हैं, जैसे तुम्हारे जो इंस्टीट्यूट में जो मेंबर्स घूमते फिरते हैं, मतलब कि दिल्ली चले गए, कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये सब इंस्टीट्यूट के पैसे पे जाते हैं। इंस्टीट्यूट के पैसे पे, मतलब कि इंस्टीट्यूट एक्सपेंसेस इनको देता है, मतलब जो ऑफिशियल काम होते हैं। तो जो ट्रेन का टिकट है वो ये लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लगाते होंगे, ये लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लगाते हैं। जब इनका भी ऑडिट होता है, तो जब ये लोग ऑडिट करवाते हैं तब वो सारी चीजें चेक होती हैं, प्लेन का टिकट, ये सारी चीजें चेक होती हैं, समझ लो। कंडक्ट सैंपल चेकिंग अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इनकी वैलिडिटी और कितने ऑथेंटिक हैं चेक करने के लिए आप लोग रैंडम सैंपल चेकिंग करोगे। कट ऑफ का मतलब उसी पीरियड के होने चाहिए, कोई भी रेंट या इंश्योरेंस है जो एडवांस पेमेंट कर दी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। कंप्लीटनेस का मतलब है ट्रांजैक्शन प्रॉपरली कंपनीज के पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया हो, एक्सपेंसेस में ही प्रॉपरली जो है उसकी अकाउंटिंग एंट्री वगैरह बनाई गई हो, एडजस्टमेंट वगैरह आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के कर दिए गए हैं। मेजरमेंट, जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है वो एक्सपेंसेस मंथली या क्वार्टरली या इस बेस पे आपको कर देनी है। एसेस कर देना है रीजनेबल एक्सपेंसेस कंपेयरिंग हिस्टोरिकल डाटा, एनालिटिकल डाटा, ये सब। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 पूरा फॉलो करोगे, एएस इंडेयस, ये सारी चीजें सब कुछ फॉलो करोगे। ये तुम्हारा आपका खत्म हो गया है ये वाला पार्ट, पीएल वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते